हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में एक और जबरदस्त बेहतरीन क्लास को देखेंगे। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी दोस्तों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से भी इसी में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यानी कि साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं तो होगा ही, इसमें हम लोग दोस्तों शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। सर शिक्षा व्यवस्था शिक्षण संस्थान तो बता दिया दोस्तों, वो हमने शिक्षण संस्थान के क्वेश्चन देखे थे और आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो हैं जो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होगा उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये साहित्य है और पत्र पत्रिकाएं हैं तो इसी में हम लोग शिक्षा को भी देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको। लास्ट तक आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और अपने 1988 में पद्म विभूषण प्राप्त भी किया था। उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो एक तो आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश की ये कवयित्री होंगी और अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और 1988 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो उस राइटर का, उस कवयित्री का आपको नाम बताना है। उषा किरण खान होंगी, महादेवी वर्मा, गौरा पंत शिवानी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा महादेवी वर्मा। आपको पता है महादेवी वर्मा का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ होगा दोस्तों? गंगा नदी के किनारे वाला शहर जो होगा फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद जो है यहीं पर महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा यामा किसकी रचना है, आपसे पूछा जाएगा निर्जा आपसे पूछा जाता है दोस्तों निहार किसकी रचना है। ठीक है, निहार, निर्जा। इसके अलावा गिल्लू, इसके अलावा रश्मि और पथ के साथी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जो दोस्तों महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। तो ये रचनाएं आप देख लेना, यहां पर आपके एग्जाम में महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिराक गोरखपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिखता है और आपको भी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में कई बार इसको थोड़ा सा बदल करके ये क्वेश्चन कई बार दिखेगा, तो बहुत बार पूछा जाता है। फिराक गोरखपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम था? ये दोस्तों उर्दू कवि थे और स्पेशली ये गजल के लिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई। किसके लिए? गजल के लिए। तो गजल और शायरी ये करते थे। और दोस्तों फिराक जो गोरखपुरी हैं उत्तर प्रदेश के, किसका उपनाम था ये आपको बताना है। तो इनका जो असली नाम है ये क्या है? रघुपति सहाय। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय और इनका जन्म कहां पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेंगे। रघुपति सहाय ये दोस्तों गजल और शायरी करते थे। इनका जो जन्म था ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने ये अपना नाम फिराक रखते थे, फिराक इनको बोला जाता था। और क्योंकि ये गोरखपुर में जन्म लिए थे तो गोरखपुरी, तो फिराक गोरखपुरी के नाम से ये फेमस हुए। फिराक गोरखपुरी के नाम से ही इन्होंने गजल और जो भी उर्दू शायरी वगैरह है उसमें इन्होंने ख्याति प्राप्त की। और ये जो है फिराक गोरखपुरी, ये माना जाता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कहा जाता है कि जो मिर्जा गालिब शायर हुए ना, शायर, उनके बाद मिर्जा गालिब को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो फिराक गोरखपुरी थे। तो बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गोरखपुर में जन्म हुआ है क्योंकि यूपी के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ओरिजिनल नाम क्या होगा? रघुपति सहाय। ठीक है, नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है? मध्यकाल का ये क्वेश्चन आ गया। फतवा ए जहांदारी दोस्तों ये रचना जो है ये किसकी? ये स्पेशली जो तुगलक वंश है उसके बारे में हमें बताता है। तो ये दोस्तों फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? तो फतवा ए जहांदारी जो है ये जियाउद्दीन बर्नी की है। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक फतवा ए जहांदारी है और दूसरी जो किताब है ये दोस्तों है तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही दोस्तों। ठीक है, फिरोज शाही। तो ये 2 रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ये जियाउद्दीन बर्नी की हैं। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में हमेशा आपके पूछा जाता है ये रचनाएं। तो एक तारीख है फिरोज शाही और दूसरा फतवा ए जहांदारी। ठीक है, जो तारीख है फिरोज शाही इन्होंने, जो जियाउद्दीन बर्नी है ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे ना, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो ये कहां के रहने वाले थे? ये दोस्तों इनका जो जन्म था ये बरन में हुआ था, बरन में, बरन नामक स्थान पे। सर ये बरन कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट राजाओं का शासकों का शासनकाल देखा था, जो कि तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक हैं। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो अपनी सनक भरी नीतियों के लिए जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने जरूर सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, और जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तुगलक का शासनकाल। और दोस्तों इसका शासनकाल जो है 1325 से लेकर के 1351 तक का शासनकाल होगा। और वहीं पर जो इसके बाद इसका बड़ा भाई जो था, ये जब गद्दी पर बैठा तो इसको चचेरा भाई था, तो दोस्तों इसको फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक। और आपको पता है ये कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका नाम जौना खान था, इसी के नाम पर इसने जौनपुर शहर भी बसाया था, तो यही है फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों इसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 तक का इसका शासनकाल होगा। और दोनों ही शासनकाल में ये जो मुख्य रोल में रहता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी और जियाउद्दीन बर्नी की जो रचना है फतवा जहांदारी, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी नीतियों के बारे में पता चलता है। और जब हम तारीख फिरोज शाही पढ़ते हैं तो हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही। अगर आपने मध्यकाल का इतिहास पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर इसके बारे में सुना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जियाउद्दीन बर्नी का जन्म। तो दोस्तों इसका जन्म बरन में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित होगा। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे जब अबुल फजल की, तो दोस्तों जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल है ये दोस्तों जो अबुल फजल है ये अकबर के दरबारी था। अकबर का क्या था? अकबर के 9 रत्नों में एक था। ठीक है, जैसे आपको पता है फजल था, ये फजल है, इसके अलावा फैजी भी था, है ना, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, मान सिंह था, और अब्दुल रहीम था, मुल्ला दो प्याजा था, और अजियाउद्दीन था। तो अकबर के 9 रत्नों में एक कौन था? अबुल फजल भी था। और अकबर के दोस्तों इसका जो जीवनी लिखा था ना, अकबरनामा या आईन ए अकबरी, ये किसने लिखा था? ये भी अबुल फजल ने ही लिखा था। और अबुल फजल का जन्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अबुल फजल का जो जन्म होगा ये आप कहां बताएंगे? अबुल फजल का जन्म दोस्तों आगरा बताएंगे। ठीक है, अबुल फजल का जन्म कहां पे होगा? आगरा बताएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। और जब बात हो ही गई है इतनी, तो कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अक्सर ही आपसे कूट के माध्यम से पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट मध्यकाल के कुछ लेखक हुए हैं उनका जन्म आपसे पूछ लिया जाता है। और जब पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना ही होगा। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, सभी जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनकी दोस्तों हम लोग जन्म लिख लेते हैं। तो जैसे अबुल फजल का आपने आगरा लिखा, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकबर के दरबार में रहने वाले फैजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे सर इसका जन्म भी कहां पर हुआ था? आगरा में ही हुआ था। और दोस्तों जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और उनके साथ रहने वाले जो मिर्जा गालिब थे, कौन दोस्तों? मिर्जा गालिब, ये कहां के थे? तो मिर्जा गालिब भी कहां के रहे होंगे दोस्तों? ये भी तो आगरा में ही जन्म लिए थे, हालांकि ये दिल्ली में रहते थे। ठीक है, जब बात होगी अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल की, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का, तो हम कहेंगे सर इसका जन्म जो टोडरमल का है ये तो लहरपुर में है। सर ये लहरपुर कहां पड़ता है? तो ये तो भैया सीतापुर में पड़ता है। सीतापुर, आप इसको, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में होंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा। और जब बात होगी दोस्तों महेश दास की, जिसको हम बीरबल के नाम से जानते हैं, तो बीरबल का जन्म सर कालपी में हुआ था, हमें तो याद है। और कालपी कहां पे है सर? तो ये तो भैया जालौन डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट मध्यकाल के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पे जवाब भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी, इनकी तुलना अक्सर ही की जाती है ना, इनकी तुलना, जो मिर्जा गालिब हैं और जो फिराक गोरखपुरी हैं, इनकी तुलना अक्सर की जाती है। तो जो फिराक गोरखपुरी हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? आपको बताना है ये क्या करते हैं। तो दोस्तों ये किससे जुड़े हुए हैं? क्या ये कव्वाली से, दास्तान, कठपुतली से, कत्थक से, गजल से? दोस्तों ये गजल से जुड़े हुए हैं, और ये उर्दू शायरी करते हैं और गजल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो फिराक गोरखपुरी हैं इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? दोस्तों सांख्यिकी पत्रिका जो प्रकाशित करती है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता है जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आपको रट लेना है, बाकी इकोनॉमी में आपने इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट होगा चंदायन। चंदायन एक दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना है चंदायन, और इसको मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया था मध्यकाल में। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति है। तो ये एक अवधी सूफी कृति है, और ये पहली सूफी कृति मानी जाती है जो किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? क्या लौरिक चंदा होंगे,
क्या हीर रांझा होंगे, क्या नल दमयंती होंगे, या लैला मजनू होंगे? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अगर आप वैसे भी देखेंगे ना तो रचना का नाम क्या है? चंदायन। कई बार क्या होता है ना, मैक्सिमम अगर आप प्रेम ग्रंथों को देखेंगे तो उनमें दोस्तों नायक या नायिका का नाम छुपा हुआ होता है। जैसे इस रचना का नाम है चंदायन, ठीक है, क्या नाम है? चंदायन। और इसको मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है, जो कि एक सूफी कृति है, ठीक है। सूफी कृति मतलब जो एक तरीके से ईश्वर को या अच्छी चीजों को मानते थे, है ना, एक तरीके से जैसे धार्मिक गुरु टाइप के कह लीजिए, लेकिन वो कर्मकांड नहीं बताते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से समाज सुधारक जैसे होते हैं। तो ये चंदायन रचना है और ये कह रहा है कि ये किसके प्रेम की कहानी है? ये लौरिक और चंदा की प्रेम कहानी है। दोस्तों इसमें जो लौरिक है ये तरीके से गडरिया होते हैं, चरवाहे होते हैं, ठीक है, जो लौरिक है। और जो ये चंदा है ना, इसमें जो नायिका है चंदा, ये राजा की पत्नी होती है, यानी कि रानी होती है। तो रानी जो राजा की पत्नी है, एक रानी, और लौरिक जो कि एक गडरिया है, एक चरवाहा, इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। और उस प्रेम प्रसंग को यहां पर बताया गया है कि दोनों के बीच में क्या ऐसी द्वंद्व होती है, किस तरीके से उनका प्रेम जो होता है ये चलता है। ये चंदायन रचना में बताया गया है, जो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है, और ये अवधी सूफी कृति की पहली रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। और किसके बारे में सही बताना है? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बिल्कुल सही बताना है। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, क्या ये सही है? दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था आपको बताना है। और उनकी प्रमुख कृतियों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान शामिल है। बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है, और वो नाम क्या होगा? सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया। यहां पर जो प्रेमा है ना, ये भी प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, निर्मला है ना, कर्मभूमि भी है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, और ये छूट गया है आपको, नहीं सही है, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है कि क्या ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, वो आपको बताना है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो विकल्प है आपके पास ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, ए और सी दोनों सही है, केवल दोस्तों यहां पर सी सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है सही। तो उनका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। वाराणसी में दोस्तों एक स्थान है लमही, कौन सा स्थान है? लमही। और लमही में ही क्या हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, क्लियर है। और दूसरा कह रहा है कि उनकी प्रमुख कृतियों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी जो अंतिम रचना हुई दोस्तों, ये मंगलसूत्र, कंप्लीट नहीं हुई। मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र ही लिख रहे थे, ये कंप्लीट नहीं हुई, तब भी बीच में ही इनका डेथ हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1966 नहीं है, 8 अक्टूबर दोस्तों 1936 है, ठीक है। 1936 में ही इनका मृत्यु हुआ, और इसको एक युग का अंत माना जाता है 1936 में, क्लियर है। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए ए और बी जो होगा ये दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी जो होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब बात होगी मैथिली शरण गुप्त की, और दोस्तों वही मैथिली शरण गुप्त होंगे जिनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इनको राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। महात्मा गांधी द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। महात्मा गांधी द्वारा इनको क्या कहा गया था? राष्ट्र कवि कह करके संबोधित किया गया था। और ये कहां के रहने वाले थे? तो ये भैया झांसी के रहने वाले थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, क्या ये सही है? उनकी पहली प्रमुख कृति रंग में भंग थी, क्या ये सही है? उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत है, और वे मुख्य रूप से उर्दू गजलों के लिए प्रसिद्ध थे। और वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, वही बताना है। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी जो पहली कृति है ये रंग में भंग है, ये भी बिल्कुल सही है। और उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत है। दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, जैसे कि साकेत है। इसके अलावा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो है उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में लिखते थे। तो यहां पर ध्यान रखना, एक तो है साकेत, दोस्तों साकेत तो हो ही गया, साकेत हो गया। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। कौन सी रचना है? भारत भारती, एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है यशोधरा, यशोधरा भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा। फिर दोस्तों इनकी एक रचना है हिडिंबा, हिडिंबा, हिडिंबा भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, पंचवटी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा द्वापर, द्वापर भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में पूछा जाता है द्वापर, ठीक है। इनके अलावा सैरंध्री, सैरंध्री करके, सैरंध्री, तो सैरंध्री करके इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि इनकी
मैथिली शरण गुप्त जी की है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दोस्तों झांसी के रहने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म अक्सर ही जो राइटर हैं इनके जन्म स्थान में सुमेलित करने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? आपको बेमेल बताना है जो कि सुमेलित नहीं है। तो जो जगनिक है ये आल्हा चरित है बुंदेलखंड क्षेत्र के, ये बिल्कुल सही है। जो देवकीनंदन खत्री हैं चंद्रकांता, दोस्तों चंद्रकांता या देवकीनंदन खत्री की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक चंद्रकांता। और ऐसे लोग कहते हैं ना कि जो चंद्रकांता जब इन्होंने लिखा था देवकीनंदन खत्री द्वारा, जब चंद्रकांता लिखा गया था तो कई सारे लोग पढ़ने के लिए इतना बेताब थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई इनकी चंद्रकांता। और इसके ऊपर अगर आपने बचपन में टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा तो शाम के टाइम क्या होता था, चंद्रकांता एक टीवी सीरियल भी आता था। मुझे भी याद है बचपन में हम लोग चंद्रकांता देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते थे, ठीक है। तो जो चंद्रकांता है ये जब इन्होंने रचना लिखी थी तो इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती थी। तो पहले उन्होंने पूरा का पूरा हिंदी भाषा सीखा और बाद में फिर उन्होंने चंद्रकांता को पढ़ा। तो सोचिए एक किताब को पढ़ने के लिए, उस किताब की आप ख्याति समझिए कि उस किताब को पढ़ने के लिए लोग पहले पूरी की पूरी भाषा सीख रहे हैं हिंदी, और उसके बाद तो फिर उस किताब को पढ़े थे। तो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना हुई देवकीनंदन खत्री की। एक तो चंद्रकांता है और दूसरा दोस्तों इनका है काजर की कोठरी। काजर होगा काजर, काजर की कोठरी, काजर की कोठरी। ये दो रचनाएं आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो ये दोनों रचनाएं दोस्तों देवकीनंदन खत्री की है, ठीक है। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा है तो इनकी मृगनयनी है, और मैथिली शरण गुप्त है इनकी साकेत है, भारत भारती है, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये क्या कर रहा है, कौन सा बेमेल है? ये चारों के चारों ही सही आ गए हैं दोस्तों। ये चारों के चारों ही बिल्कुल सही है। ये भी आप इसको चारों ही सही कर लेंगे, ठीक है। ये सब सुमेलित हैं। इनमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो आंसर है वही टाइप हो गया है, तो ये आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, देख लेंगे, मतलब इसको बिल्कुल याद कर लेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट होगा, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? शतरंज के खिलाड़ी जो है ये दोस्तों वाजिद अली शाह के शासनकाल को बताता है। वाजिद अली शाह सर कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। और ये अवध के अंतिम नवाब थे जिनका शासनकाल दोस्तों 1847 से लेकर के 1856 तक का होगा। और इन कुप्रशासन का आरोप लगा करके इस राज्य को हड़प लिया गया था। तो इसमें यह बताया गया है ना कि जब राजा के जो मंत्री लोग थे, जो वजीर लोग थे, ये खेलते हैं, अपने पास एक शतरंज होगा इनके पास, और ये शतरंज खेलते हैं। और शतरंज खेलने में ये इतना मसरूफ होते हैं कि वास्तव में इनका जो राजा है इसका गद्दी पूरा, इसका राज्य पूरा छीन करके अंग्रेज इसको जेल में डाल रहे होते हैं। लेकिन इनके मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मंत्री आपस में लड़ते हैं जो शतरंज के राजा है ना उसके लिए, कि शतरंज का जो राजा है, जो वजीर है, ये सही है गलत है, मतलब शतरंज खेल रहे होते हैं और उसके जो मुहरे हैं उसके लिए ये लड़ रहे होते हैं। ये कहते हैं नहीं हमारा राजा अभी मरा नहीं है, अभी सही है, ये है वो है, और दोनों इतना लड़ाई कर लेते हैं इसमें जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं कि एक दूसरे को मार देते हैं, जान ले लेते हैं एक दूसरे की, केवल शतरंज के जो मुहरे हैं उस राजा के लिए। जबकि इनका वास्तविक जो राजा है वाजिद अली शाह, ये उसी टाइम गिरफ्तार होकर के इनके सामने जा रहा है, लेकिन इन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये रचना जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये मैंने इतनी कहानी क्यों बताया, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ना कि ये जो शतरंज के खिलाड़ी है ये अवध के किस नवाब के बारे में बताता है। तो ये दोस्तों वाजिद अली शाह के शासनकाल को बताता है, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि शतरंज के खिलाड़ी नाम का जो सत्यजीत रे थे, सत्यजीत रे, तो उन्होंने एक पिक्चर भी बनाया है इस पे। 1977 में इन्होंने एक पिक्चर बनाया शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। तो ये भी आपको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है, यानी कि सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद ये कामायनी इन्होंने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिखा है, और महादेवी वर्मा इन्होंने गोदान लिखा है, और मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत लिखे थे। साकेत, भारत भारती, हिडिंबा है ना, पंचवटी, ऐसे बहुत सारी रचनाएं जो है ये मैथिली शरण गुप्त की हैं, राष्ट्रकवि कहते हैं दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल इनका सही है। और महादेवी वर्मा जो है इन्होंने गोदान नहीं लिखा है, महादेवी वर्मा की गोदान नहीं है दोस्तों। जो गोदान है ये किसकी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान है, आप लोग जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद है इन्होंने कामायनी है, तितली है, तितली। इसके अलावा दोस्तों गुंडा, ठीक है, तितली, कंकाल, ठीक है, कंकाल हो गया, तितली हो गया, और गुंडा हो गया,
कामायनी है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जन्म भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पर होगा? वाराणसी में। और जब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हो गया तो सबका ही जन्म देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है इनका जन्म दोस्तों झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में। और जब बात होगी महादेवी वर्मा की तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में होगा, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, फर्रुखाबाद में इनका जन्म होगा। और जब बात होगा हरिवंश राय बच्चन का जिन्होंने मधुशाला लिखा, तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के थे, प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना लिखी है? और जायसी भी देखिए ये सारे के सारे जो राइटर हैं ना जिनके बारे में पूछा जा रहा है ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनका जन्म जायस नामक स्थान पर हुआ था। सर ये जायस कहां पर है? तो ये भैया आज एक स्टेशन भी है जायस, और ये कहां पर है? तो ये अमेठी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जायस, यहीं पर इनका जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। और ये किसके दरबारी थे? तो ये दोस्तों जो दरबारी थे ये किसके दरबारी थे? तो ये शेर शाह सूरी के दरबारी थे। शेर शाह सूरी के ये क्या होंगे? दरबारी होंगे, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विनय पत्रिका है या मेघदूत है? तो दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ये पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत है। इसके अलावा इनकी एक रचना है 12 मासा। कौन सी रचना होगी? 12 मासा भी मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और रचना है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ठीक है। तो ये रचनाएं आप इनकी 3 रचनाएं याद कर लेंगे, एक पद्मावत है, एक 12 मासा है, 12 मासा भी इंपॉर्टेंट है, और एक आखिरी कलाम है, ठीक है। तो ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये आपको पता है कालिदास जी की रचना है, कालिदास। और जब बात होगी दोस्तों विनय पत्रिका की तो ये तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की रचना होगी। और जो मेघदूत की बात होगी तो ये भी किसकी रचना है? ये भी भैया कालिदास की रचना होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से सूचनाओं जो देने के लिए पत्रिका निकाली जाती है ये कृषि और पशुपालन पत्रिका निकाली जाती है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, 1887 में कांग्रेस के जब गठन हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद ये पत्रिका निकलना शुरू हुआ था। और ये पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? इसका नाम क्या होगा? हिंदुस्तान। तो इसको कौन संपादित करेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पन्नालाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या भारतेंदु हरिश्चंद्र? दोस्तों जो हिंदुस्तान है ना ये मदन मोहन मालवीय जी की रचना है, पत्रिका है। इनकी जो इनकी दोस्तों जो पत्रिका है, एक तो हिंदुस्तान ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान। इसके अलावा द लीडर भी एग्जाम में पूछा जाता है तो द लीडर होगा। और एक ध्यान रखेंगे अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय। तो यहां पर ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान, द लीडर और अभ्युदय किसकी रचना होगी? तो ये मदन मोहन मालवीय जी की रचना होगी। नेक्स्ट होगा, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी आपको गलत बताना है, इनमें से कौन सा एक जोड़ा जो होगा वो गलत होगा। तो सूरदास ये अष्टसूर लिखे थे, महादेवी वर्मा ये छड़दा लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ये प्रेम पथिक लिखे थे, और मैथिली शरण गुप्त ये तिलोत्तमा लिखे थे। दोस्तों इनमें से एक होगा गलत, और गलत आपको बताना है। और आप समझ भी गए होंगे जो सूरदास जी के द्वारा रचित रचना है ये दोस्तों सूर सरावली है, ठीक है। क्या होगा? सूर सरावली, सूर सरावली है जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सूर सागर है, सूर सागर, सूर सरावली, और एक और रचना है सूर सरावली, सूर सागर, और एक और रचना है जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। और जब बात होगी अष्ट सूर का तो दोस्तों अष्ट सूर जो लिखा गया पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है, रचना है। एक कविता का एक पार्ट है ये, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जो महादेवी वर्मा है इन्होंने छड़दा लिखा है, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक है, बिल्कुल सही है। और मैथिली शरण गुप्त का क्या है? तिलोत्तमा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट होगा, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा जो है राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो क्या यहाँ पर सैयद आगा हसन कश्मीरी हैं, नवाब वाजिद अली शाह होंगे, बाबू गोपाल चंद्र इलियास गिरधरदास होंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र होंगे? दोस्तों यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह जो है इनकी रचना ही किस्सा राधा कन्हैया है। और इन्होंने जो गजल वगैरह लिखा था तो एक ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस संग्रह में उसको लिखा था। तो जो इन्होंने कविता वगैरह, ये तो किस्सा राधा कन्हैया के एक मतलब रचना है, इन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने जो अक्सर शायरी वायरी को अपने एक जगह पर लिखा था तो उसको लिखा था अख्तर पिया नाम से इन्होंने
लिखा था। ठीक है, अख्तर पिया ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि अख्तर पिया जो है ये किसने अपने ख्यालों को इस रूप में लिखा था, अख्तर पिया। तो ये दोस्तों वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह की दो रचना आप याद कर लेंगे, एक किस्सा राधा कन्हैया और एक अख्तर पिया। ठीक है, नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए लेखकों के नाम और उपनाम के रूप में। ठीक है, यानी एक तरफ होंगे लेखक जिनका नाम है और यहां पर होगा इनका उपनाम, और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुपति सहाय और इनका नाम जो है फिराक गोरखपुरी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी जो है ये रघुपति सहाय इनका ओरिजिनल नाम है। जब वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी की बात होगी तो दोस्तों इन्होंने निराला का उपाधि धारण किया था, मतलब प्राप्त किया था, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखा, जैसे परिमल है इनकी प्रसिद्ध रचना है, परिमल। ठीक है, तो परिमल भी है और भी कई सारी रचनाएं हैं यहाँ पे। और जब वैद्यनाथ मिश्र की बात होगी तो दोस्तों इन्होंने वैद्यनाथ मिश्र जो है इन्होंने ये नागार्जुन थे, और जो धनपत राय हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो ए के साथ कौन जाएगा 3, और जब बात होगी बी की तो हम करेंगे 4, और दोस्तों जब बात होगी सी की तो हम करेंगे 2, और जब बात होगी डी की तो हम करेंगे भैया धनपत राय तो मुंशी प्रेमचंद जी थे जो कि एक सरकारी टीचर भी थे। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याण, और ये पूछा जाता है ना कि इसको किसने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों इसको गीता प्रेस ने प्रकाशित किया था। एक बहुत बड़ी धार्मिक एक पत्रिका होती थी, गीता प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। और ये पूछा जाएगा कि ये कहां से प्रकाशित होता था, तो ये दोस्तों गोरखपुर से ये प्रकाशित होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ होगा लेखक और दूसरी तरफ होगी उसकी प्रसिद्ध कृति, और जब बात होगी लेखक और कृति की तो दोस्तों आप लोग जरूर मिलाएंगे इसको। मुंशी इंसा अल्लाह खान, इन्होंने कौन सी रचना करी थी दोस्तों, इन्होंने उदय भान चरित लिखा था। और जब बात होगी बाबू देवकी नंदन खत्री की तो इनकी एक तो काजर की कोठरी और दूसरा दोस्तों चंद्रकांता। ठीक है, जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र होंगे ना ये हटी हमीर लिखेंगे। और जयशंकर प्रसाद की बात होगी तो इन्होंने दोस्तों कंकाल, तितली, ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो यहां पर हम लोग ABCD पहले तो लिखना था, इसके बाद हमें सुमेलित करना है। तो ए के साथ हम लिखेंगे 4, लेकिन जब बात होगी बी की तो हम कहेंगे ये तो 3 है, और जब सी की बात होगी तो दोस्तों 1, लेकिन जब बात होगी डी की तो हम तुरंत बताएंगे ये तो 2 है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो भैया क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा का किला, विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, वैसे ये यहाँ का क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन ये यहाँ पर आ गया है। ये जो है ये स्थापत्य का क्वेश्चन था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना ये कलकत्ता में स्थित है, और बाकी जो है आगरा का किला आगरा में होगा, 80 घाट और काशी विश्वनाथ ये वाराणसी में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, और जब सही सुमेलित नहीं है तो मतलब 3 होंगे सही, और आपको बताना है इनमें से कौन से 3 सही होंगे। एक होगा गलत, वो गलत आपको बताना है। तो जो आमिर खुसरो हैं ये दोस्तों एटा के निवासी थे, ये बिल्कुल सही है। एटा में पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, पटियाली। और आपको पता है जो पटियाली है ये दोस्तों एटा, पहले ये एटा डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन अब एटा को अलग करके कासगंज एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, तो एटा एवं कासगंज। तो अब ये जो पटियाली है ना ये कासगंज में पड़ता है। कहां पर पड़ेगा, ये कासगंज में पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कासगंज क्षेत्र में पड़ेगा। तो कासगंज क्षेत्र में पटियाली है और यहीं पर आमिर खुसरो जी का जन्म हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात होगी मिर्जा गालिब की तो ये तुरंत बताएंगे कि आगरा में जन्म होगा। और जो जोश थे ना ये भी एक उर्दू शायर थे। जोश जो है दोस्तों ये मलिहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और जो जिगर है ये जिगर जो है ये गोरखपुर में नहीं, जो दोस्तों जिगर है ना इनका जन्म जो है ये मुरादाबाद में हुआ है। ठीक है, कहां पर होगा, मुरादाबाद में होगा। ठीक है, और जो फिराक है फिराक का जन्म जो है ये गोरखपुर में हुआ है। फिराक का जन्म कहां पर होगा, गोरखपुर में होगा। और जो जिगर है ये सब के सब उर्दू शायर हैं, इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम आप याद कर लेंगे। जोश का जन्म जो है मलिहाबाद, इनको जोश मलिहाबादी कहते हैं, और इनको जिगर मुरादाबादी कहते हैं, और इनको फिराक गोरखपुरी कहते हैं। ये 3 नाम आप याद कर लेंगे, इनके बारे में पूछा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध शायर और गजल वाले हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये डी हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा मिसमैच मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भैया आपको जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आमिर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, क्वेश्चन वही रिपीट करके नहीं, अलग अलग है
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है इसमें। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है, वो भी पूछा है। तो आमिर खुसरो जो है एटा में बिल्कुल सही है, जो मिर्जा गालिब है ये आगरा में बिल्कुल सही है, जो जोश है ये मलिहाबाद में बिल्कुल सही है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो होंगे दोस्तों ये प्रयागराज में नहीं होंगे। सर ये कहां होंगे? ये भैया शाहजहांपुर में होंगे। कहां पर होंगे? शाहजहांपुर में होंगे। और दोस्तों जब बात होगी क्रांतिकारियों की, तो मैं आपको 3 क्रांतिकारी बताता हूं, जिनमें से एक नाम आप याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी का शाहजहांपुर में, दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे रोशन सिंह का। ठीक है, रोशन सिंह का। और जब रोशन सिंह का नाम याद कर लिया तो अशफाक उल्लाह का नाम भी आप याद कर लेना, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, और दोस्तों ये फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी मुस्लिम क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इनको फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को प्रयागराज में इनको फांसी दी गई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। लेकिन ये तीनों के तीनों क्रांतिकारी कहाँ के होंगे? तो ये भैया शाहजहांपुर के होंगे। ठीक है, शाहजहांपुर के होंगे। और जब बात होगी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की, किसकी बात होगी? चंद्रशेखर आजाद की। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो है ना, इनका जन्म तो वैसे अगर इनका जन्म देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में अलियारपुर क्षेत्र है, वहां पे ये ग्वालियर क्षेत्र के ये जन्म लेने वाले थे। लेकिन ये निवासी जो थे, तो निवासी के रूप में आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध, चंद्रशेखर आजाद जी का किस जिले से संबंध था? तो ये दोस्तों उन्नाव में इनका पूरा लालन पालन, और ये मतलब वहीं पर उन्नाव से ये संबंधित थे। ठीक है, तो उन्नाव में ही ये रहते थे जो चंद्रशेखर आजाद साहब थे। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद साहब के नाम पर ही उन्नाव में एक अभयारण्य भी है और एक पक्षी अभयारण्य भी है, और उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य जो कि 1984 में पक्षी अभयारण्य, ये भी इन्हीं के नाम पे है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये कह रहा है कि भाई वो फारसी कवि होना चाहिए, और इन्होंने अपनी पहली कविता जो है ये भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ये कौन होंगे दोस्तों? क्या ये अमीर खुसरो होंगे, अमीर हसन होंगे, अबू तालिब कलीम होंगे, या फैजी होंगे? तो यहाँ पर आमिर खुसरो जो होंगे यही दोस्तों ये पहले फारसी कवि थे जिन्होंने अपनी रचना में क्या किया था? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। क्लियर है? आमिर खुसरो। इनका जन्म कहां पर होगा? तो आमिर खुसरो का जो जन्म था ये दोस्तों पटियाली, आमिर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज। ठीक है, पटियाली कासगंज में इनका जन्म होगा, या एटा भी लिखा हुआ होगा। और ये जो है आमिर खुसरो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि मध्यकाल में 8 शासकों का शासनकाल देखते हैं। 8 शासकों का क्या देखते हैं? शासनकाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शासनकाल किसका किसका देखते हैं? तो ये दोस्तों बलबन से स्टार्ट करते हैं, बलबन। तो बलबन का शासनकाल ये देखते हैं, और बलबन से लेकर के जितने भी शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक तक के सभी शासनकाल को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक तक का सभी शासनकाल देखते हैं। जो बलबन का शासनकाल रहा है ये आपको पता है 1266 से लेकर के 1286 तक का इसका शासनकाल है। मुख्यतः ये लौ और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। और जब बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, तो ये दोस्तों 1320 से लेकर के 1325 तक का इसका शासनकाल होगा। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो अमीर खुसरो हैं इनका शासनकाल होगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो इनकी रचनाओं के नाम के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे एक किताब होगा इनका तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा। एक होगा नूह सिपहर। ठीक है, नूह सिपहर होगा। एक होगा आसिका। ठीक है, तो ये सब जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? आमिर खुसरो की रचनाएं हैं। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और आमिर खुसरो मुख्यतः किसके दरबारी थे? तो ये मुख्यतः जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, बाकी इनको तोता हिंद या तूती हिंद भी कहते हैं। खड़ी बोली, जो खड़ी बोली का विकास है, इन्होंने खड़ी बोली का जन्मदाता ही कह लीजिए, या खड़ी बोली को इन्होंने विकसित किया। ईरानी फारसी भाषा को भारतीय रागों के साथ इन्होंने मिक्सअप किया था। इसके अलावा कव्वाली का जनक, तबला का जनक, सितार का जनक, ये सब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आमिर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आमिर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आमिर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। आमिर खुसरो के गुरु कौन होंगे? निजामुद्दीन औलिया होंगे। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूं ये सब एग्जाम में आपके पूछा जाता है। गोदान की बात होगी, किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया भारतीय इतिहास में सबसे महान कृति से उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट होगा
राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म कहां पर होगा? झांसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहीं पर कुछ और हम लोग कवियों को देख लेते हैं जिनका जन्म आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरिवंश राय बच्चन की बात अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर इनका जन्म तो प्रतापगढ़ में हुआ था, प्रतापगढ़ में इनका जन्म होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए राइटर तो ही है, कुछ महान पर्सनालिटी देखता हूं, हरिवंश राय बच्चन, चलिए अमिताभ बच्चन का जन्म ये कहां पर होगा? तो ये प्रयागराज में होगा। ठीक है, प्रयागराज में होगा। इंदिरा गांधी का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंदिरा गांधी का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म पूछ लिया जाए, अगर आपसे मोतीलाल नेहरू का जन्म पूछ लिया जाए, मोतीलाल नेहरू का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेहरू का जन्म आपसे पूछ लिया जाए, तो ये सब के सब जन्म जो है दोस्तों ये प्रयागराज में ही इनका जन्म होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ये मदन मोहन मालवीय जी का जन्म भी पूछ लिया जाए तब भी आप किसको बताएंगे? प्रयागराज को ही बताएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे फैक्ट आप बिल्कुल याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय जो है दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद जी को ही धनपत राय कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन प्रसिद्ध है? तो भैया ये रघुपति सहाय जो है इन्हीं को फिराक गोरखपुरी कहते हैं। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित अगर पहली पत्रिका आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी पहली पत्रिका होगी? और इसके प्रकाशित करने का श्रेय भी किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका है बाला बोधिनी, ये महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका होगी जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसको दोस्तों निकाला गया था, संपादित किया गया था। नेक्स्ट होगा, आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये दोस्तों ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा में है, छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है, तोता हिंद या तुती हिंद कहते हैं इनको। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ? तो इनका जन्म जो है ये फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, फर्रुखाबाद में। और जब बात होगी दोस्तों, जब बात होगी तुलसीदास जी का जन्म की बात होगी तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में होगा, और चित्रकूट में भी कहां? राजापुर में। ठीक है, चित्रकूट में कहां? राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म होगा। और यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए रामानंद, किसका जन्म? रामानंद, गुरु रामानंद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु रामानंद जी का जन्म जो है ये भी कहां पर होगा? प्रयागराज में होगा, प्रयागराज में होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कबीरदास जी का जन्म कहां पर हुआ? अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलसीदास जी का जन्म कहां पर? तुलसीदास जी का तो हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए रविदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? रविदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म दोस्तों ये वाराणसी में हुआ, वाराणसी के लहरतारा में। ध्यान रखेंगे कहां पर? लहरतारा में, लहरतारा में इनका जन्म हुआ। और जब बात होगी रविदास जी की, या इन्हीं को रैदास कहते हैं, तो ये दोस्तों वाराणसी में ही होगा इनका जन्म, और वाराणसी में कहां पे? सीर गोवर्धन में। ठीक है, सीर गोवर्धन में इनका जन्म होगा। सर जब इतनी बात हो गई है तो आप मलुकदास जी का भी बता दीजिए। और दोस्तों मलुकदास जी का जो जन्म हुआ, मलुकदास जी का, तो इनका जन्म कौशाम्बी में होगा। ठीक है, कौशाम्बी में। सर जब आपने सबका बता दिया तो आपको सूरदास से क्या दुश्मनी है? तो भाई सूरदास जी का जो जन्म होगा, सूरदास जी का जन्म कहां पर होगा? तो इनका जन्म होगा दोस्तों सीही में, और सीही कहां पर होगा? तो ये मथुरा में होगा। ठीक है, मथुरा में इनका जन्म होगा। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। सर सबका बता दिए, आप स्वामी हरिदास जी का नहीं बताए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी हरिदास, ध्रुपद धमार जो राग है इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया था, स्वामी हरिदास जी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी हरिदास जी का जन्म। और इनका जन्म जो है ये अलीगढ़ में हुआ था, हरिदासपुर में, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये रहने वाले वृंदावन के थे। ठीक है, तो स्वामी हरिदास जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, तानसेन इनके शिष्य थे स्वामी हरिदास के। तानसेन, बैजू बावरा, ये सब किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के शिष्य होंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट ख्यातियां हैं। शिक्षा मित्र योजना संबंधी, अब शिक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मित्र योजना दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये मेन पर्पज इसका क्या था? आपको पता है जो सरकारी स्कूल है तो इसमें टीचरों की कमी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन शिक्षक जो है वो कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक बहुत ज्यादा हैं लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे हैं स्कूल में।
एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में तो फिर भी कुछ ठीक है क्योंकि वहां के गार्जियन थोड़े जागरूक होते हैं तो टीचरों को भी डर होता है। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, दूर दराज के क्षेत्र में देखेंगे, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर वगैरह हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब सारी चीजें मैंने बिल्कुल देखा हुआ है। तो आज भी आप भी जो होंगे वो मैक्सिमम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे और सरकारी स्कूलों का बिल्कुल खस्ता हाल है। तो उनको सुधारने के लिए उसमें कुछ अलग से टीचर रखे जाएंगे और वो टीचर कैसे होंगे, उनको इतना ज्यादा सैलरी नहीं दिया जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका पर्पज भी पूछा जाता है। तो पर्पज ये है इसका कि जो टीचरों का अनुपात है वो बच्चों के अनुपात में मेंटेन करना है ना, क्योंकि इनकी जो भर्ती होगी, अब सरकारी टीचर आपने एक बार नियुक्त कर दिया और बच्चे आ नहीं रहे हैं तो अब उनको हटा भी नहीं सकते, आप उनको लेके झेलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आपने दोस्तों टीचर ही नहीं रखा, अब इमीडिएटली तुरंत भर्ती तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा मित्र योजना चलाया गया और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा, ठीक है। ये बहुत कम सैलरी में, हालांकि ये कई सारी चीजों में इनके साथ बहुत गलत भी होता है। अगर आप देखेंगे इनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ये बेचारे आप देखेंगे तो जो परमानेंट टीचर हैं उनसे ज्यादा इनको वर्क कराया जाता है या ये करते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा मित्र, हालांकि अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, अभी विधानसभा में योगी जी ने कहा भी है इनकी सैलरी इन्होंने 18,000 कर दी और ये बहुत कम सैलरी में काम करते हैं। इनके साथ ही वही टीचर होगा और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा और वो 60,000, 70,000, 80,000 सैलरी पाएगा और ये दोस्तों 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 में काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये अभी 18,000 रुपए इनको, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनका संघर्ष और इनका स्ट्रगल, इनका आंदोलन आप लोग भी देख रहे होंगे। तो ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा से इनका संबंध होगा। 1999 से लेकर के 2000 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका ईयर भी पूछा जाता है। 1972 में इसको स्थापित किया गया था और ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, लखनऊ में। ये उर्दू भाषा के विकास के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों संस्कृत संस्थान द्वारा प्रारंभ किया जाएगा जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट होगा उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा में कब स्वीकार किया गया था। देखिए दोस्तों, भाषा को लेकर के 2-3 डेट आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है कौन सी, हिंदी। तो हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया अक्टूबर 1947 में, जब देश आजाद हुआ उसके 1-2 महीने बाद की, ठीक है। तो अक्टूबर 1947 आप ध्यान रखेंगे, इसी टाइम हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन यह अनिवार्य नहीं था, मतलब जो जिस भाषा में सहज होगा, इंग्लिश में सहज होगा तो इंग्लिश में, हिंदी में सहज होगा तो हिंदी में, उर्दू में सहज होगा तो हिंदी में, क्योंकि आपको पता है भाषा को लेकर के एक आंदोलन भी चल रहा था, है ना। क्योंकि भाषा को लेकर के लोग जो हिंदी पट्टी के लोग थे वो तो हिंदी की डिमांड करते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे वो कहते थे कि नहीं भाई हिंदी क्यों थोपा जाए। तो इसको लेकर के जो था एक डाउट था, लेकिन हिंदी राजकीय भाषा घोषित कर दी गई थी यूपी की अक्टूबर 1947 में। लेकिन दोस्तों इसको अनिवार्य कब किया गया, हिंदी को अनिवार्य कब किया गया, तो ये किया गया 26 जनवरी, अब डेट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1968 को, ठीक है। ये सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। और हिंदी के अलावा जो उर्दू है ना, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा। और यहां पर अनिवार्य किया गया का मतलब यह है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलेगा, लेकिन हिंदी अनिवार्यता चलेगा। तो उर्दू जो है ये द्वितीय राजकीय भाषा होगी, ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकेंड है। ये उर्दू जो है ये सेकेंड राजकीय भाषा होगी और ये 1989 में, आप इसको भी याद कर लेंगे, 1989 में। तो यहां पर क्या कह रहा है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 1989। आप इस चीज को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदुस्तानी एकेडमी दोस्तों ये प्रयागराज में है, एग्जाम में पूछा गया है हिंदुस्तानी एकेडमी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, ये तो एक साथ हुआ था, मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। मिड डे मील दोस्तों योजना, पहले आप लोग अगर थोड़े मतलब आप लोग तो अब अभी नए होंगे, अगर एज आपकी थोड़ी ज्यादा होगी, आपके भैया दीदी होंगे, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो जानते होंगे कि स्कूलों में हम लोगों को अनाज मिलता था, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, और हम लोग बोरी लेकर के, बहुत जब छोटे थे तो बोरी लेकर के जाते थे और वहां पर जो कोटेदार होता था ना, उनके यहाँ गेहूं मिलता था, ठीक है। तो ये मिड डे मील कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1995 में, ठीक है। और बच्चों को उस समय अनाज दिया जाता था, गेहूं, चावल, ये सब। और यहां पर जो मिड डे मील कार्यक्रम है
1995 में ये स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे। पहली बार तो ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद ये अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसको दोस्तों पीएम पोषण योजना कहते हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पीएम पोषण योजना। और ये कब नाम परिवर्तित किया गया? 2011 में, ठीक है। अब इसमें पका पकाया भोजन मिलता है और एक बाल्टी पानी में मात्र 1-2 पैकेट का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें दूध मिला करके और बच्चों को दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि वीडियो आपने देखा होगा कि एक बाल्टी पानी भरा हुआ है, उसमें 1 पैकेट 2 पैकेट दूध मिला करके खीर वगैरह बना करके। तो ये हमारे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार बना हुआ है कि सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक हम और आप नियत अपना नहीं करेंगे सही, तब तक व्यवस्था जो है ये ऐसे ही चलने वाली है। सोचिए बच्चों का हक, जो छोटे बच्चे हैं उसमें गरीब बच्चे हैं और ऐसे घरों से आते हैं, सरकारी स्कूल में कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है? जिसकी या तो बहुत मजबूरी है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और ऐसे बच्चों का पेट मार करके, हक मार करके आप अपना पेट भरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और सिस्टम में बैठने वाले लोग यही लगातार कर रहे हैं और देश को लगातार खोखला करते जा रहे हैं। तो दोस्तों पीएम पोषण योजना, ध्यान रखना 2021 में मिड डे मील का ही दूसरा नाम होगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। तो पहला स्टेटमेंट करें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराना। ये इसकी सबसे अच्छी बात थी कि जो गांव के ही लोग हैं ना, वही अपने गांव में ज्वाइन कर लेंगे। एक तो उनकी बेरोजगारी जो है, जैसे अगर कोई बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, तो कम से कम उसे अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर खाली दिमाग शैतान का घर है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो किसी अवैध काम में वो संलिप्त हो जाए। इसलिए क्या होगा, एक तो उसे ये बेरोजगारी का एहसास नहीं होगा, सैलरी कम थी नो डाउट, लेकिन बेरोजगारी का एहसास नहीं होगा। फिर उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, बच्चों के साथ वो मिलेगा, फिर पढ़ना पढ़ाना ये लगा रहेगा। और बहुत सारे लोग तो इसीलिए जुड़े हुए थे कि कभी ये परमानेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो योजना है ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये बिल्कुल सही है। और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बराबर जो है बनाए रखने का उसका एक उद्देश्य भी है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करता है दोस्तों, क्योंकि जब गांव के ही लोग यहां पर देखेंगे, जब गांव के ही लोग यहां पर आएंगे तो संख्या कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं गांव में ही होगा तो असहज नहीं होंगे, है ना। कहीं उन्हें कम सैलरी में बहुत दूर जाकर के करना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, या बहुत कम लोग जिनको ज्यादा ही स्थिति खराब होगी, मजबूरी होगी, वही करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था। तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट होगा, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? तो आपको पता है हिंदी का पहला समाचार पत्र, वैसे मैं आपको बताता हूं पूरे भारत का ही, तो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र निकलता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? 1780 में इसको हम लोग कहते हैं बंगाल गजट। तो ये बंगाल गजट, लेकिन ये किस भाषा में था? तो ये तो सर बंगाल गजट, तो ये तो सर अंग्रेजी में था। तो ये इंग्लिश में निकलने वाली पहली पत्रिका थी, जो पूरे भारत की भी पहली पत्रिका थी। और ये किसने निकाला था इसको? तो इसको निकाला था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा इसको निकाला गया था, ठीक है। ऑगस्टस हिक्की द्वारा इसको निकाला गया। तो ये पहला था। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि पहला हिंदी का समाचार पत्र किसके द्वारा, हालांकि अगर पूछा जाएगा पहला भारतीय अखबार किसके द्वारा निकाला गया, तो पहला जो भारतीय अखबार था भारतीय भाषा में दोस्तों, एक अखबार निकाला गया मिरातुल अखबार, और एक था पहले बता देता हूं मिरातुल अखबार। तो ये तो राजा राम मोहन राय का है। चलिए अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो बंगाली भाषा का है ना, 2 शब्दों में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और 1826 का एक अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बंगाली भाषा में इसको हिंदी भाषा में इसको निकाला गया, और इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका नाम होगा उदंत मार्तंड। और ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो दोस्तों ये हिंदी भाषा का है, पहला समाचार पत्र था, बंगाल क्षेत्र में ही था, और इसको निकाला गया था जुगल किशोर के द्वारा इसको निकाला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बीच में एक मिरातुल अखबार भी निकलता है, और एक बंगाली भाषा में है, मुझे नाम अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, जो कि किसका था? राजा राम मोहन राय का था। तो आप सर्च करके वो भी देख लेंगे। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र होगा, और दोस्तों इसको जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। और ये दोस्तों 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में अक्सर ही पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि 1997 से लेकर के 2002 तक का समय था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। और उसी बीच 2001 में स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय। दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहना होगा तो मैं इसी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया था? तो ये आपको बताना है, ये उन बच्चियों के लिए है ना जो या तो एससी हैं, ध्यान रखना, या तो ये एससी हैं, वर्ग भी पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, या तो ये एससी होंगी, या तो ये एसटी होंगी, या तो ये ओबीसी होंगी, और या तो ये अल्पसंख्यक होंगी, अल्पसंख्यक होंगी। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा? दोस्तों सरकार के द्वारा इन बच्चियों के लिए एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग, कई बार पूछा गया है कि इनमें कौन एक शामिल है या कौन एक शामिल नहीं है, इस तरह का, तो ये ध्यान रखना आप। और इसके लिए ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया था कि लगभग 250, हम पूरे भारत में लगभग 250 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाएंगे, जिसमें बच्चियां जो है यहाँ पर परमानेंट रह भी सकती हैं। इन विद्यालयों में बच्चियां परमानेंट रह सकती हैं और रहने के बाद उनका खाना पीना रहना सारी चीजें बिल्कुल फ्री होंगी, सरकारी होंगी। और बहुत ही सफल अभियान योजना है ये। ठीक है, बहुत ही सफल भी हुआ था ये। तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और राज्यों को इनमें 60-40 का रेशियो होता है, यानी खर्च जो है 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर ये चला था। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो ये 2004 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। बहुत ही सफल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चियां हैं उनके लिए है ये। और ये किस क्लास के लिए है? तो ये ध्यान रखना है कि मिडिल क्लास के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो पोषाहार मतलब वही जो मिड डे मील है, 1995। ठीक है, पोषाहार योजना है ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? हिंदी कब अनिवार्य किया गया था दोस्तों? और ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है 2018 का। तो देखिए यूपी पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सर इतना कठिन पढ़ा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी लेवल के हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये दोस्तों 26 जनवरी 1968 को हिंदी को अनिवार्य किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक? ये यूपी का पहला समाचार पत्र था 1845 में और इसको गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा संपादित किया गया था और ये दोस्तों बनारस अखबार होगा। ठीक है, ये यूपी का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का आपको बिल्कुल चयन करना है। और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? होमवर्क क्वेश्चन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैं कई बार आपको बताया हूं। इनको आपको सुमेलित करके आपको कमेंट करना है यहाँ पे ऑप्शन में कि कौन सा एक सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसको मैंने आपको कई बार याद भी करवाया है। तो मिलता हूं दोस्तों अगले क्लास को लेकर के आपके सामने जल्द ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।